स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर भारत के जो भी स्टेट्स उस समय पर एस्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम वेरियस स्टेट्स वर एस्टेब्लिश। तो पहले ही हमने आपको बताया है कि नर्मदा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है उसे हम नॉर्थ इंडिया कंसीडर करते थे उस समय पर। तो उस रीजन में पहले हर्षवर्धन का शासन था। तो नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार सफल रहे हर्षवर्धन की डेथ के बाद उनके बड़े से एम्पायर को कैप्चर करने के लिए। तो हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पे शासन किया और उनका बहुत विशाल एम्पायर हुआ करता था। पर 200 सालों के युद्ध संघर्ष के बाद गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति भी एक समय पर कमजोर हुई। तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद नॉर्थ इंडिया रीजन में काफी सारी डायनास्टीज इमर्ज हुई, विच इंक्लूडेड, जिनमें कौन कौन सी डायनास्टीज थी? गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि गुर्जर प्रतिहारों के बाद कन्नौज के लिए और डायनेस्टीज के बीच में भी युद्ध संघर्ष होता है और अंत में वहां पर गढ़वाल जो थे वे सफल हो जाते हैं कन्नौज को कैप्चर करने के लिए। और गुर्जर प्रतिहारों के बाद गढ़वालों की राजधानी बनती है कन्नौज। चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति, जो चंदेल डायनेस्टी थी वो वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में हुआ करती थी। उन्हें हम चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति के चंदेल के नाम से भी जानते हैं। परमार किंगडम ऑफ मालवा, जो उज्जैन का रीजन है, तो मालवा क्षेत्र में परमारों का शासन हुआ करता था। ये पहले राष्ट्रकूटों के सामंत थे। बाद में जब मालवा रीजन में उन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य एस्टेब्लिश किया तो इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य और सोलंकी किंगडम ऑफ अणहिलवाड़, तो गुजरात में जो अणहिलवाड़ पाटन है वो उस समय पर काफी सारी डायनास्टीज की कैपिटल रही है। तो वहां पर गुजरात में सोलंकी डायनास्टी एक समय पर उभर कर आती है और सोलंकी डायनास्टी के समय काल को गुजरात का गोल्डन एज भी कहा जाता है। चेदी किंगडम ऑफ डाहल, डाहल मंडल यानी कि जो त्रिपुरी के आसपास का क्षेत्र है जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर चेदी किंगडम हुआ करता था, जिन्हें हम त्रिपुरी के कलचुरियों के नाम से भी जानते हैं। तो कलचुरियों का शासन मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी रहा था। चेदी किंगडम जो है यानी कि जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं, तो कलचुरियों की दो शाखा थी मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी और माहिष्मती। जो प्राचीन इतिहास काल में आप माहिष्मती साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, उसी डायनास्टी के वंशज हुआ करते थे कलचुरी। माहिष्मती और त्रिपुरी रीजन में शासन किया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जो कि रत्नापुर रीजन में है और उसके अलावा रायपुर क्षेत्र में शासन किया। द चौहान किंगडम ऑफ शाकंभरी, शाकंभरी के जो चौहान हुआ करते थे उन्होंने भी उस समय पर राजस्थान के कई क्षेत्रों में शासन किया, जिन्हें हम अजमेर के चौहानों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अजमेर उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में चल के उन्होंने दिल्ली भी कैप्चर कर लिया था, तो दिल्ली पर भी उनका शासन हुआ करता था। और शाकंभरी के चौहानों के ही सबसे जो सिद्ध शासक हुए पृथ्वीराज चौहान, वो भी इसी वंश में हुआ करते थे। गोहिल किंगडम ऑफ सदर्न राजस्थान, और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में जहां पर गोहिल साम्राज्य का स्थापना हुआ था, उसी डायनास्टी में आगे चलकर गोहिल डायनास्टी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, सिसोदिया शाखा और रावल शाखा। पहले रावल शाखा ने वहां पर शासन किया था। अंत में जब रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो रानी पद्मावती और उनके साथ करीबन 16,000 राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया था। उसके बाद वहां पर रावल शाखा का अंत हो जाता है और जो सिसोदिया शाखा थी जहां के वंशज राणा कहलाए और इसी वंश में आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक भी होते हैं। तो यह जो सारी डायनेस्टीज है, अभी हम पहले टेक्स्ट बुक में हमें जो जितनी डिटेल्स दी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में चल के यह जो सारी डायनेस्टीज है इन्हें हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो उस समय हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस डायनेस्टी का एस्टेब्लिश हुआ था, उनके प्रथम शासक कौन थे, उस डायनेस्टी में कौन कौन से ताकतवर शासक हुए और इस डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ था। तो टेक्स्ट बुक के इस लेक्चर के बाद हम सेपरेटली हर एक डायनेस्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में। गढ़वाल डायनेस्टी, चंद्रदेव फाउंडेड द गढ़वाल किंगडम। चंद्रदेव को गढ़वाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
चंद्रदेव से पहले उनके पूर्वजों में हमें यशोविग्रह और महिचंद्र के नाम मिलते हैं। तो यशोविग्रह और महिचंद्र जो कलचुरियों के सबसे शक्तिशाली शासक थे, लक्ष्मीकर्ण, उनके अधीन हुआ करते थे। तो यशोविग्रह के पुत्र थे महिचंद्र और महिचंद्र के पुत्र थे चंद्रदेव। जब चंद्रदेव शासक बने उस वक्त लक्ष्मीकर्ण के पुत्र यशकर्ण कलचुरियों के शासक हुआ करते थे। यशकर्ण अपने पिता लक्ष्मीकर्ण की तरह शक्तिशाली शासक नहीं थे, तो चंद्रदेव ने यशकर्ण को हराकर जो कलचुरियों के अधीन प्रदेश हुआ करता था, काशी, वाराणसी और गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र, उस पे चंद्रदेव ने अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद उस रीजन में गढ़वालों का शासन स्थापित हो गया। ही मेड काशी अनदर कैपिटल बिसाइड्स कन्नौज। तो कन्नौज जैसे कि आपको पता है कि पहले हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनी और गुर्जर प्रतिहारों के बाद गढ़वालों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो कन्नौज उनकी राजधानी हुआ करती थी। उसके अलावा काशी और वाराणसी का क्षेत्र जब चंद्रदेव ने कलचुरियों से जीत लिया था, तो चंद्रदेव ने काशी को भी गढ़वालों की एक राजधानी बनाया था। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, गोविंद चंद्र वर बोर्न इन दिस डायनास्टी। तो चंद्रदेव के बाद उनके पुत्र मदन चंद्र शासक बने, पर मदन चंद्र अपने पिता चंद्रदेव की तरह इतने शक्तिशाली शासक नहीं हुए। तो मदन चंद्र के समय जो पश्चिम से टर्किश आक्रमण हो रहे थे, वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड का रीजन है, तो तुर्कों की लड़ाई हो गई थी गढ़वालों के साथ। तो तुर्कों ने मदन चंद्र को हराकर उन्हें वो कैद करके ले गए थे। उस वक्त मदन चंद्र के पुत्र गोविंद चंद्र ने एक विशाल सेना के साथ तुर्कों के साथ एक कड़ा संघर्ष किया और युद्ध लड़कर उन्हें संधि करने पे मजबूर कर दिया, जिसके बाद गोविंद चंद्र ने अपने पिता मदन चंद्र को भी कैद से मुक्त करवाया। गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मजेस्टिक एंड वेलियंट किंग ऑफ द क्लैन। गोविंद चंद्र बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। उन्होंने भी अपने राज्य का बहुत विस्तार किया और गोविंद चंद्र युद्ध में शूरवीर होने के अलावा विद्या और ज्ञान के उपासक भी थे। उन्होंने स्वयं विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि भी धारण की थी। और गोविंद चंद्र की जो पत्नी थी कुमार देवी, वे बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। तो कुमार देवी ने वाराणसी में धर्मचक्र जीन विहार का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि जो बौद्ध विहार होते हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए निवास स्थान होते हैं, जबकि जो स्तूप होते हैं वो उनके लिए प्रार्थना घर होते हैं। तो गोविंद चंद्र इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। ही प्रिवेंटेड द इन्वेजन ऑफ गजनी एंड रिनोवेटेड मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो उन्होंने गजनवीड आक्रमण को रोका, जो कि टर्किश आक्रमण हो रहे थे पश्चिम से। उसके अलावा उन्होंने काफी सारे जो बौद्ध मठ थे उनको भी रिनोवेट करवाया, उनका पुनः निर्माण करवाया। गोविंद चंद्र के बाद जब विजय चंद्र शासक बने, उस समय गढ़वालों का संघर्ष चल रहा था चौहानों के साथ, और उस समय चौहानों के शासक हुआ करते थे विग्रहराज फोर्थ। तो विग्रहराज ने विजय चंद्र को हराकर ही दिल्ली और उसके आसपास का जो रीजन है वो चौहानों के अधीन कर लिया था। इसीलिए विग्रहराज के बाद उनके वंश में जब पृथ्वीराज चौहान शासक बनते हैं तो वो अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करते थे। तो विजय चंद्र के बाद जयचंद्र शासक बने। ये वही जयचंद्र है जिन्हें हम जयचंद के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं की प्रिंसेस संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम विवाह किया था। और उसके बाद जो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच के संबंधों में जो तनाव आया था उसका वर्णन हमें पृथ्वीराज रासो से मिलता है। जयचंद के बाद उनके पुत्र हरिश्चंद्र शासक बने। तब तक जो गजनवी आक्रमण थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उन्होंने पहले चौहानों को पराजित कर दिया था, उसके बाद उन्होंने गढ़वालों पे आक्रमण किया, जयचंद भी उसमें पराजित हो गए थे। और हरिश्चंद्र अपने पूर्वजों का जो विशाल साम्राज्य हुआ करता था उसको वापिस से एस्टैब्लिश करने में सफल नहीं हुए, जिसके बाद धीरे धीरे गढ़वाल डायनास्टी का अंत हो जाता है। आगे हम देखते हैं चंदेल डायनास्टी ऑफ बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति। इस वंश के संस्थापक नन्नुक माने जाते हैं। नन्नुक के बाद वाकपति शासक बने, जिन्होंने काफी सारा राज्य विस्तार किया था। वाकपति को इंस्क्रिप्शंस में क्षितिपाल और श्रीमान की उपाधि से भी नवाजा गया है।
इस वंश में आगे चलकर जय शक्ति और विजय शक्ति शासक बने और इन्हीं जय शक्ति का एक और नाम था जेजा या जेजाज। और इन्हीं जय शक्ति के नाम से ही जो बुंदेलखंड के चंदेल्स थे उन्हें जेजाक भुक्ति के चंदेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश में यशोवर्मन और धंगदेव जैसे प्रतापी शासक हुए जिनके समय इन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य की शुरुआत की थी, क्योंकि इसके पहले के समय काल में चंदेल जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। इसी वंश में आगे विद्याधर जैसे प्रतापी शासक हुए जो कि भारत में उस वक्त इकलौते ऐसे शासक थे जो कि जो गजनवीड आक्रमण हो रहे थे उसमें कभी भी पराजित नहीं हुए थे। उसके अलावा कीर्तिवर्मन और परमादी देव जैसे कई प्रतापी शासक हुए। अदर रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। तो नॉर्थ इंडिया में ही चंदेलों का भी शासन हुआ करता था। बुंदेलखंड रीजन वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में समाविष्ट है। लेटर दिस स्टेट ऑफ चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज नोन एज जेजाक भुक्ति। तो जैसा कि हमने आपको बताया इसी वंश में जो शासक हुए जय शक्ति उन्हीं का नाम था जेजा या जेजाज, जिनके नाम से इस वंश का नाम जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। देर वर ग्रेट रूलर्स लाइक यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमादिदेव इन दिस स्टेट। तो यशोवर्मन के समय चंदेलों ने गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत हुआ करते थे उनसे अलग होकर अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके अलावा कीर्तिवर्मन से पहले देववर्मन नामक शासक हुआ करते थे। उस समय कलचुरियों के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे लक्ष्मीकर्ण, उनका शासन हुआ करता था। लक्ष्मीकर्ण ने देववर्मन पे आक्रमण करके पूरा जो चंदेलों का साम्राज्य है उसके ज्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। जिसके बाद जब कीर्तिवर्मन शासक बनते हैं तो उन्होंने लक्ष्मीकर्ण से अपने कई सारे क्षेत्रों को आजाद करवाया था। उसके बाद परमार्दी देव की बात करें तो परमहीर देव या परमार्दी देव वे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हुआ करते थे और पृथ्वीराज चौहान ने इनके शासन काल में चंदेलों पे आक्रमण किया था। उसी युद्ध में परमार्दी देव के दो जो सेनापति थे आल्हा और उदल, वे दोनों बहुत बहादुरी से लड़े थे। हालांकि अंत में परमार्दी देव पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गए, पर आल्हा और उदल की वीरता पे परमार्दी देव के जो राज दरबारी कवि थे जगनिक, उन्होंने आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना की है जो कि विश्व की सबसे बड़ी वीर गाथा है। चंदेल डायनास्टी होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। चंदेल डायनास्टी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है भारतीय इतिहास में। इसका एक और रीजन हम आपको बता दें, वर्तमान में जो आप खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिर देखते हैं उन मंदिरों का निर्माण चंदेल डायनास्टी ने ही करवाया था। खजुराहो, कालिंजर एंड महोबा वर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ चंदेल्स। यह जो तीनों सिटीज हैं खजुराहो, कालिंजर और महोबा, ये किसी न किसी समय पर चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। एक वक्त पर खजुराहो थी, उसके अलावा कालिंजर और महोबा भी उनकी राजधानी यानी कि कैपिटल रह चुकी है। इसीलिए इन तीनों शहरों में काफी सारे मंदिरों का और स्थापत्यों का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। तो यह तीनों सिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उस समय काल में। खजुराहो बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यू टू इट्स मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। और उसमें से भी सबसे ज्यादा खजुराहो प्रसिद्ध हुआ क्योंकि चंदेलों ने सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण खजुराहो में ही करवाया था। आप जो यहाँ पर कंदारिया महादेव टेम्पल देख सकते हैं, इसका निर्माण विद्याधर और धंगदेव के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा काफी सारे ऐसे जो मंदिर है, जैसे कि खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें से काफी सारे मंदिर वात्स्यायन मुनि के काम सूत्र पर आधारित है। उन सारे मंदिरों का निर्माण चंदेल डायनेस्टी ने खजुराहो में ही करवाया था। इसीलिए खजुराहो एक तीर्थ स्थल के रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था उस समय पर। चंदेल्स बिल्ट एंड डेकोरेटेड ग्रेट रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड रिजर्वर्स इन बुंदेलखंड। तो चंदेलों ने काफी सारे रिलीजियस बिल्डिंग्स, टेम्पल्स वगैरह का निर्माण करवाया। जैसे कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने देखा था कि राजपूतों ने अपने शासनकाल में जो इंडियन हिंदू कल्चर है उसको बढ़ावा दिया था। इसीलिए आप देखते हैं काफी सारे मंदिरों का निर्माण इनके शासनकाल के दौरान हो रहा है।
तो रिलीजियस बिल्डिंग्स के अलावा उन्होंने काफी सारे रिजर्वर्स बनवाए थे जहां पर वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। आगे हम देखते हैं परमार डायनेस्टी के बारे में। परमार डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं उपेंद्र कृष्णराज। और आपको बता दें कि जो परमार थे वे राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे और राष्ट्रकूटों ने इन्हें मालवा का जो रीजन है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, उज्जैन के आसपास का रीजन, वो रीजन राष्ट्रकूटों ने परमारों को शासन के लिए दिया था उनके सामंत के तौर पे। और उज्जैन में ही उपेंद्र कृष्णराज ने परमार डायनेस्टी की स्थापना की थी। बाद में आगे चलकर सियक द्वितीय के समय उन्होंने अपने स्वतंत्र परमार साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके बाद वाकपति मुंज जैसे प्रतापी शासक हुए, जिनकी जो कल्याणी के चालुक्य शासक थे तेलप द्वितीय, उनके साथ युद्ध काफी प्रसिद्ध है। कन्हैयालाल मुंशी ने वाकपति मुंज के जीवन पे ही आधारित पृथ्वी वल्लभ नाम की नवल कथा भी लिखी है। वाकपति राज के बाद सिंधु राज शासक बने और सिंधु राज के बाद उनके पुत्र भोज शासक बनते हैं, जो कि परमार वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स द रीजन ऑफ मालवा हैज बीन नोन एज अवंती और उज्जैनी। तो मध्य प्रदेश में जो मालवा का रीजन है वो प्राचीन समय काल से ही अवंती या उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णराज फाउंडेड परमार डायनेस्टी इन 820 एडी। तो उपेंद्र कृष्णराज ने ईस्वी सन 820 के अराउंड परमार डायनेस्टी की नींव रखी थी। द परमार डायनेस्टी हैड ग्रेट रूलर्स लाइक सियक, मुंज, भोज इटीसी। तो सियक के समय इन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। उसके अलावा राजा मुंज के समय चालुक्यों के साथ इनका काफी सारा संघर्ष देखने को मिलता है। ये जो पहले राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे, तो सियक ने राष्ट्रकूटों पे ही आक्रमण करके उनको पराजित कर दिया। दूसरी ओर राष्ट्रकूटों का चालुक्यों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो उस बीच में राष्ट्रकूट सत्ता का अंत हो जाता है और परमारों ने काफी सारा जो राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था उसके प्रदेश पे अपना अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से परमारों का अब सीधा संघर्ष हो रहा था चालुक्यों के साथ। और उस संघर्ष का परिणाम हमें स्पेशली देखने को मिलता है राजा मुंज के शासनकाल में, क्योंकि तब कल्याणी के जो चालुक्य के संस्थापक थे तेलप द्वितीय, कहा जाता है कि राजा मुंज ने उन्हें 6 बार पराजित किया था, पर 7वीं बार जब तेलप विजयी होते हैं तो वो राजा मुंज को कैद करके बंदी बनाकर ले जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाद में जब राजा भोज शासक बनते हैं तो वे इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। तो भोज परमार डायनेस्टी के महानतम शासक हुए। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडियल किंग इन इंडिया। और उन्हें भारत में एक आदर्श राजा के तौर पे हमेशा से देखा जाता है। राजा भोज एस्टैब्लिश्ड अ कॉलेज इन धारा नगरी। तो जो वर्तमान में धार है, वो धारा नगरी राजा भोज के समय काल में परमारों की राजधानी हुआ करती थी। और धारा नगरी में राजा भोज ने उस समय पर एक कॉलेज यानी कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश्ड ब्यूटीफुल सिटी नेम्ड भोजपुर, प्रेजेंट भोपाल, विच वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल हिल्स। और राजा भोज ने ही भोजपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो कि प्रेजेंट डे भोपाल शहर जो है उसका रूट इसी भोजपुर नगर के आसपास है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो वर्तमान का भोपाल शहर है उसकी स्थापना मध्य युग में राजा भोज ने भोजपुर नगर के नाम से की थी। इट वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल हिल्स। उसके चारों ओर पहाड़ियां थी और उन पहाड़ियों के बीच, हिल्स के बीच में इन्होंने भोजपुर नगर की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान का भोपाल शहर है। आगे हम देखते हैं चाहमान या चौहान डायनेस्टी के बारे में। तो वसुदेव इस डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। इसी वंश में आगे चलकर अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान जैसे कई शासक होते हैं। मेनी राजपूत चीफ्स ऑफ चौहान और चाहमान डायनेस्टी रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो जो अजमेर के आसपास का रीजन है वहां पर चौहानों का शासन हुआ करता था। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस रूलर्स रूल्ड इन शाकंभरी इन द 8th सेंचुरी। तो अजमेर के अलावा राजस्थान और गुजरात के कई रीजन्स में भी इनका शासन हुआ करता था। और आपको बता दें कि चौहानों की कई सारी शाखाएं थी।
जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शाकंभरी के चौहान, इसके अलावा नाडोल के चौहान भी होते थे, उसके अलावा रणथंभौर के चौहानों की भी एक शाखा थी। तो इस टेक्स्ट बुक में हम पढ़ने वाले हैं शाकंभरी के चौहानों के बारे में। शाकंभरी इज अ प्लेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर नियर सांभर लेक। और शाकंभरी अजमेर जो सिटी है उसके नॉर्थ में लोकेटेड एक प्लेस है जो कि सांभर लेक के पास का प्रदेश है। आपको बता दें कि सांभर लेक इंडिया का सोल्ट वाटर लेक है। यूजुअली जो हम लेक्स देखते हैं वो स्वीट वाटर लेक्स होते हैं, पर सांभर लेक बाकी लेक से अलग सोल्ट वाटर लेक है जहां पर सोल्ट का प्रोडक्शन भी होता है। और इसी सांभर लेक के आसपास के रीजन में जो शाकंभरी के चौहान थे उनकी शाखाओं की स्थापना हुई थी। वसुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चाहमान और चौहान डायनास्टी ऑफ शाकंभरी। और शाकंभरी के चौहान शाखा के संस्थापक वासुदेव माने जाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी अजय राज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ शाकंभरी। तो 12वीं शताब्दी के शुरुआत में अजय राज शाकंभरी के चौहानों के शासक बनते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड अ टाउन नेम्ड अजय मेरू विच वॉज लेटर ऑन नोन एज अजमेर। और इन्हीं अजय राज ने अजय मेरू नामक एक नगर की स्थापना की थी जहां से जो चौहान वंश के जो शासक थे वे वहां से शासन कर सकते थे। और यही अजय मेरू जो सिटी है वर्तमान में उसे हम अजमेर सिटी के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्तमान में काफी सारे बड़े फेमस सिटीज हैं उनका रूट हमें मिडीवल एज में मिलता है। उस वक्त के शासकों ने इन काफी सारे नगरों की स्थापना की थी जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न सिटीज के तौर पे देखते हैं। पहले हमने भोपाल शहर के बारे में देखा जिसे भोजपुर नामक नगर से राजा भोज ने उसकी स्थापना की थी। यहाँ पर हम अजमेर सिटी के बारे में देखते हैं जिसकी स्थापना अजय राज ने अजय मेरू नगर के नाम से की थी। द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धराज जयसिंह वॉज मैरिड टू अर्णोराज ऑफ चौहान डायनेस्टी। तो जब अजमेर के रीजन में चौहानों का शासन हुआ करता था उस समय गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। और सोलंकी डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक हुए सिद्धराज जयसिंह। तो सिद्धराज जयसिंह का संघर्ष हो गया था अर्णोराज के साथ जो कि चौहानों के शासक थे। इस युद्ध में सिद्धराज जयसिंह विजयी हुए पर अर्णोराज की वीरता और बहादुरी देखकर वे प्रसन्न हुए और सिद्धराज ने अपनी जो पुत्री थी कांचन देवी उसका विवाह अर्णोराज के साथ करवाया था। वैसे आपको बता दें कि सिद्धराज जयसिंह की अपनी कोई संतान नहीं थी, कांचन देवी उनकी एडॉप्टेड पुत्री थी और उन्हीं प्रिंसेस का विवाह सिद्धराज जयसिंह ने चौहान शासक अर्णोराज के साथ करवाया था। आफ्टर हिम हिज सन सोमेश्वर चौहान केम टू द थ्रोन। और अर्णोराज के बाद उनका जो कांचन देवी से जिस पुत्र का जन्म हुआ था वे सोमेश्वर चौहान एक समय पर चौहानों के शासक बनते हैं। सोमेश्वर चौहान वो सक्सीडेड बाय हिज सन पृथ्वीराज थर्ड। तो अर्णोराज और कांचन देवी के पुत्र थे सोमेश्वर जो कि बाद में शासक बने और सोमेश्वर के बाद उनके पुत्र पृथ्वीराज थर्ड शासक बनते हैं। ये वही पृथ्वीराज थर्ड है जिन्हें इतिहास में हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिन्हें राय पिथोरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज थर्ड होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और पृथ्वीराज चौहान ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी में पृथ्वीराज चौहान ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय शासक हुए हैं जिनके बारे में हम इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आप यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के समय काल के कॉइन्स देख सकते हैं। उसके अलावा उनके समय काल का ये फोर्ट भी तारागढ़ फोर्ट जो कि अजमेर में स्थित है उसे आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड शहाबुद्दीन घोरी इन द तराई प्लेन बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल इन 1191 एडी। जब पृथ्वीराज शासक बने उस समय पर जो घुरिड आक्रमण थे उनकी शुरुआत हो चुकी थी। पहले गजनविड्स का आक्रमण होता था, उनके बाद घुरिड्स का आक्रमण हो रहा है। तो पहले मोहम्मद गजनवी आता था, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के आक्रमण हो रहे हैं। अब जब चौहानों का शासन अजमेर के अलावा जो दिल्ली के आसपास का रीजन है वहां तक हुआ करता था, तो ये जाहिर सी बात थी कि जब चौहानों का इतना बड़ा एम्पायर है तो उनका संघर्ष होना ही था घुरिड आक्रमणकारियों के साथ। और 1191 में शिहाबुद्दीन घोरी का युद्ध हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथी राजाओं के साथ
उसके अलावा उनके जो सामंत हुआ करते थे, उन सब के साथ मिलकर एक विशाल सेना का गठन किया और शिहाबुद्दीन घोरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। हालांकि एक ही साल के समय काल के बाद शिहाबुद्दीन घोरी वापिस से लौटा और वो और विशाल सेना के साथ आया, और उस युद्ध में आफ्टर दिस पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन 1192 एडी एंड मुस्लिम पावर रोज टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और 1192 में जब तराइन की सेकंड बैटल हुई, उस बैटल में शहाबुद्दीन घोरी ने पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। और जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि दिल्ली का जो रीजन था वो चौहानों के अधिकार में हुआ करता था, तो वो सारा रीजन उस समय जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वे शासक बन गए, बाद में उनके अधिकार में चला गया। और चौहान वंश के अंत के बाद ही दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और उनका शासन वहां पर शुरू हो जाता है। Hence the Battle of तराई is considered a landmark in Indian history। इसीलिए यह जो तराइन की सेकंड बैटल है वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है इंडियन हिस्ट्री में। इसे हम लैंडमार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वॉर में जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो जाते हैं, उसके बाद इंडिया में जो मुस्लिम रूल है उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब शहाबुद्दीन घोरी विजयी होते हैं तो घोरी तो यहाँ पर शासन नहीं करते, पर उनके जो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो दिल्ली की गद्दी सौंप देते हैं। जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत की थी। तो इस एक युद्ध में पराजय के बाद जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री है मिडिवल पीरियड में, वो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती है। इसलिए यह युद्ध बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है हिस्ट्री में। द रूलर्स ऑफ गुजरात हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राजपूत इरा। गुर्जर वॉज अ किंगडम ऑफ प्रतिहार्स इन द 8th सेंचुरी। तो गुजरात के जो शासक थे मध्य युग के समय काल के दौरान, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राजपूत इरा में। क्योंकि जो उससे पहले गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ करते थे, उन्होंने गुजरात के रीजन में शासन किया था। जो प्रतिहार वंश था, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार नाम से जाना गया क्योंकि उनका गुजरात के रीजन में शासन हुआ करता था। और गुर्जर प्रतिहारों के शासन के अंत के बाद गुजरात में यहाँ के जो नेटिव जो डायनास्टीज थी उनका यहाँ पर शासन शुरू होता है। अराउंड द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी वनराज चावड़ा फाउंडेड अणहिलवाड़ पाटन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती इन 756 एडी। तो 8th सेंचुरी के मिडल में यानी कि अराउंड 756 वनराज चावड़ा ने गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर अणहिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी और वहां पर उन्होंने चावड़ा डायनास्टी की साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चावड़ा डायनास्टी में पहले जय शिखरी शासक हुआ करते थे जो पंचाशर में शासन किया करते थे, पर जय शिखरी के समय उनके राज्य पर आक्रमण हो जाता है, जिसके बाद जय शिखरी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पर वो अपनी जो रानी थी जो कि गर्भवती थी, उनको रानी के भाई सूरपाल के साथ जंगल में भेज देते हैं और उसी जंगल में उस बालक का जन्म होता है और वन में जन्म होने की वजह से वह बालक वनराज कहलाता है। जब वे जंगल में रह रहे थे तो वहां पर जो भील ट्राइब हुआ करती थी, उन्होंने इनको आसरा दिया। वे उन्हीं के साथ में पले बढ़े। बाद में इनके दो जो मित्र थे चांपा और अणहिल भरवाड़, उन दोनों की और जो भील ट्राइब थी उनकी सहायता से अपने पिता का जो राज्य था उसको वापिस से अपने अधिकार में लिया। वहां पर चावड़ा डायनेस्टी की नींव रखी। इट इज कॉमन बिलीफ दैट वनराज चावड़ा नेम्ड द न्यू टाउन अणहिलवाड़ पाटन आफ्टर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अणहिल भरवाड़। तो वनराज चावड़ा के पिता के राज्य पर आक्रमण हुआ था, वे वन में पले बढ़े और वहां पर जो भील ट्राइब थी वे उनके मित्र थे। उनके अलावा जो अणहिल भरवाड़ थे वे भी इनके मित्र थे। इन सबकी सहायता से ही इन्होंने आगे चलकर अपने जो पिता का खोया हुआ साम्राज्य था वो वापिस से अपने अधिकार में लिया। और कहा जाता है कि इन्होंने जो पाटन शहर का नाम रखा था अणहिलवाड़ पाटन, वो अपने जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे अणहिल भरवाड़, उन्हीं के नाम से उन्होंने पाटन का नाम अणहिलवाड़ पाटन रखा था। एट दिस टाइम सौराष्ट्र एंड कच्छ वर रूल्ड बाय चावड़ा डायनेस्टी।
दे इंक्लूडेड वढ़वाण, दीव, ओखामंडल, पाटगढ़, लखपत, भद्रावती, कच्छ ईटीसी। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि उस समय पर सौराष्ट्र और कच्छ का जो काफी सारा रीजन था वो चावड़ा डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। इसमें आप दीव देख सकते हैं, उसके अलावा जो ओखा मंडल जो कि समंदर के आसपास का रीजन है, उसके अलावा कच्छ का जो भद्रावती का रीजन है, तो उन सारे रीजन में चावड़ा डायनेस्टी का शासन उस समय पर हुआ करता था। तो वनराज चावड़ा ने गुजरात में जो नेटिव डायनेस्टी थी उनके शासन की शुरुआत की थी चावड़ा साम्राज्य की शुरुआत के साथ। अमंग ऑल दीज रूलर्स द रूल ऑफ सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी किंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ राजपूत रिजिम। तो गुजरात में चावड़ा डायनेस्टी के बाद सोलंकी डायनेस्टी का रूल आता है और सोलंकियों के शासन काल को गुजरात में मध्य युग के समय काल का गोल्डन एज कहा जाता है। गुजरात का सुवर्ण युग माना जाता है सोलंकियों के शासन काल को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं मूलराज। मूलराज के बाद काफी सारे इंपॉर्टेंट शासक हुए, जैसे कि भीमदेव प्रथम, उनके बाद कर्णदेव सोलंकी और उनके बाद सिद्धराज जयसिंह जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। उनके बाद कुमारपाल शासक बने और भीमदेव द्वितीय जो कि इस वंश के सबसे ज्यादा समय काल तक शासन करने वाले शासक थे। पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस क्लैन इंक्लूड मूलराज, भीमदेव फर्स्ट, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव सेकंड ईटीसी। तो जो चावड़ा डायनेस्टी के अंतिम शासक थे सामंत सिंह चावड़ा, वे मूलराज के मामा हुआ करते थे। तो सामंत सिंह चावड़ा के बाद मूलराज गद्दी पे बैठते हैं और मूलराज ने जब स्थापना की उनके बाद कई सारे शासक होते हैं। भीमदेव सोलंकी बहुत ही प्रतापी शासक हुए, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद सिद्धराज जयसिंह जो कि इस वंश के प्रतापी शासक हुए, उन्होंने भी काफी सारा राज्य विस्तार किया था। सिद्धराज जयसिंह के बाद उनके जो कजिन ब्रदर थे कुमारपाल, वे शासक बनते हैं और उन्होंने भी प्रजा के वेलफेयर के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए कई सारे काम किए। और उनके बाद भीमदेव सोलंकी शासक बनते हैं, भीमदेव द्वितीय। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी चालुक्य किंग्स गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रोस्परस। तो सोलंकी शासकों के शासन काल के दौरान गुजरात आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे बहुत ही समृद्ध और सद्धर हुआ करता था। आप जो यहाँ पर मोढेरा का सन टेम्पल देख सकते हैं जो कि वर्तमान में भी मौजूद है, इसका निर्माण भीमदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। उदयमती डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ जूनागढ़ राखेंगार वॉज मैरिड टू भीमदेव फर्स्ट। तो जूनागढ़ के जो चूड़ासमा शासक हुआ करते थे उस समय पर राखेंगार, उनकी पुत्री थी उदयमती और उन प्रिंसेस का विवाह जो सोलंकी डायनेस्टी के शासक थे भीमदेव प्रथम उनके साथ हुआ था। रानी उदयमती बिल्ट द वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल रानी की वाव इन पाटन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। और रानी उदयमती ने जब भीमदेव सोलंकी की मृत्यु अल्प समय काल में हो जाती है तो रानी उदयमती ने शासन संभाला था और जब वे शासन कर रही थी तो उन्होंने पाटन में जो पानी की समस्या थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सरस्वती नदी के पास में पाटन में रानी की वाव यानी कि स्टेप वेल का निर्माण करवाया था जो कि वर्तमान में भी मौजूद है और यूनेस्को के द्वारा उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो रानी की वाव के बारे में आपको बता दे, ये करीब 1000 साल पहले बनाई गई थी, पर बहुत सालों तक बाद में किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई वाव हो सकती है, स्टेप वेल हो सकता है जमीन के अंदर। कहा जाता है कि कभी सरस्वती रिवर में कभी फ्लड आए होंगे और उन फ्लड्स की वजह से जो सारा जो स्टेप वेल था वो मिट्टी के अंदर दब गया था और उसको रीडिस्कवर किया गया था अराउंड 1940 और उसके बाद 1980s के अराउंड जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उसके द्वारा इसको रिस्टोर किया जाता है और यूनेस्को के द्वारा 2014 में रानी की वाव यानी कि क्वींस स्टेपवेल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में समाविष्ट कर लिया जाता है। सिद्धराज जयसिंह मदर मीनल देवी और मैनल्ला देवी was the ideal queen mother. She did lot of things to give justice to the people. It was her decision to stop pilgrimage tax at Somnath
एज वेल एज कंस्ट्रक्ट मलाव लेक इन धोलका। तो भीमदेव सोलंकी और रानी उदयमती उनके पुत्र थे कर्णदेव सोलंकी, और कर्णदेव सोलंकी का विवाह होता है मीनल देवी के साथ। पर कर्णदेव सोलंकी की भी मृत्यु अल्प समय काल में हो जाती है, जिसके बाद मीनल देवी ने राजमाता के तौर पे शासन संभाला था। उस समय पर सिद्धराज जयसिंह बहुत ही अल्प आयु के हुआ करते थे, जिसकी वजह से मीनल देवी ने पूरा राजकाज जो है वो अपने हाथों में लेकर संभाला था, और वो एक आइडियल क्वीन मदर हुआ करती थी। बाद में जब सिद्धराज जयसिंह शासक भी बने, तब भी राजमाता मीनल देवी ने लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य किए थे, और लोगों को न्याय देने के लिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए उस वक्त जो भी लोग जाते थे उनके पास से टैक्स वसूला जाता था। तो काफी बार जो गरीब लोग हुआ करते थे या जो साधु संत हुआ करते थे, वो आसानी से कभी सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा पाते थे। तो राजमाता मीनल देवी ने अपने पुत्र सिद्धराज जयसिंह, जो कि उस वक्त गुजरात के शासक हुआ करते थे, उनको ये बात बताई, और जो पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था सोमनाथ मंदिर के दर्शन पे, वो उन्होंने बंद करवाया था। उसके अलावा धोलका, जो कि अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर उन्होंने मलाव तालाब यानी कि मलाव लेक का निर्माण भी करवाया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी कंपोज्ड अ ग्रामर बुक नेम्ड सिद्धहेम शब्दानुशासन। तो सिद्धराज जयसिंह के शासन काल में उनके काफी सारे युद्ध संघर्ष हुए थे, जिसमें उन्होंने सौराष्ट्र पे भी विजय प्राप्त की थी। उसी के बाद जयसिंह को सिद्धराज की उपाधि मिली थी। उसके अलावा उन्होंने मालवा पे भी विजय प्राप्त करी थी। तो उस समय पर जो परमारों के यशोवर्मन शासक हुआ करते थे, उनको जब सिद्धराज जयसिंह ने पराजित किया, तो उन्होंने अवंती पे अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि जो वर्तमान का उज्जैन है। तो वहां पर सिद्धराज जयसिंह ने राजा भोज के समय काल का एक ग्रामर बुक देखी, जो कि उज्जैन में राजा भोज के समय के ग्रंथालय में वहां पर रखी हुई थी। और वह देखकर सिद्धराज जयसिंह को यह विचार आया कि क्यों ना हम हमारे राज्य में भी एक ग्रामर बुक का निर्माण कार्य करवाएं। उन्होंने ये बात आकर हेमचंद्राचार्य जी, जो कि उनके गुरु हुआ करते थे, जो कि स्वयं एक जैन साधु थे, तो जब सिद्धराज जयसिंह ने उनको ये बात बताई, तो हेमचंद्राचार्य जी, जो कि बहुत ही विद्वान थे, उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता था, उन्होंने एक बहुत ही विशाल ग्रंथ का निर्माण कराया, और राजा सिद्धराज जयसिंह और गुरु जो थे हेमचंद्राचार्य जी, इन दोनों के नाम को साथ में मिलाकर उस ग्रामर बुक का नाम रखा गया सिद्धहेम शब्दानुशासन। When the procession of this scripture was carried out on an elephant in the town, the king of Patan walked along with the people। और जब यह ग्रामर बुक तैयार हो जाती है, तो उसका जो प्रोसेशन है, उसकी यात्रा निकाली जाती है पूरे नगर में, और वो भी एक बहुत ही बड़े एलिफेंट पे उस ग्रामर बुक को रखा जाता है, और पूरे पाटन नगर में उसकी यात्रा निकाली जाती है। द किंग ऑफ पाटन वॉक अलोंग विद द पीपल। जब सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ को हाथी पे रख कर पाटन शहर में उसकी यात्रा निकाली जाती है, तो राजा सिद्धराज जयसिंह स्वयं पाटन के लोगों के साथ पैदल चले थे पूरे पाटन नगर में। कुमारपाल ऑल्सो वर्कड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। सिद्धराज जयसिंह के बाद, जैसे कि हमने पहले आपको बताया, सिद्धराज जयसिंह की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो सिद्धराज जयसिंह के पिता थे कर्णदेव सोलंकी, और कर्णदेव सोलंकी के पिता थे भीमदेव सोलंकी। तो भीमदेव सोलंकी की जो रानियां थी, उनमें से एक थी उदयमती, उसके अलावा एक रानी थी चौला देवी। तो रानी उदयमती के ग्रैंड सन थे सिद्धराज जयसिंह, जबकि चौला देवी के ग्रैंड सन थे कुमारपाल। तो सिद्धराज जयसिंह कभी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि अपनी कोई संतान होती तो उसे वे शासक बनाते अपनी मृत्यु के बाद। तो कुमारपाल को उनके रास्ते से हटाने के लिए काफी प्रयास किए गए थे, पर वे सफल नहीं हुए, और अंत में सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु के बाद हेमचंद्राचार्य, जो कि उनके गुरु हुआ करते थे, उन्होंने काफी सहकार दिया कुमारपाल को, और कुमारपाल शासक बनते हैं। उन्होंने भी प्रजा के कल्याण के लिए काफी सारे कार्य किए थे। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आचार्य हेमचंद्राचार्य। तो कुमारपाल के जीवन पे भी आचार्य हेमचंद्राचार्य का काफी ज्यादा प्रभाव रहा था। बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, कुमारपाल बैंड गैम्बलिंग, एनिमल स्लॉटर इन द स्टेट एंड इश्यूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर नॉन वायलेंस। तो हेमचंद्राचार्य तो जैन साधु थे,
तो जैन धर्म में आपको देखा जाता है कि अहिंसा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हेमचंद्राचार्य जी से इंस्पायर्ड होकर कुमारपाल ने गैम्बलिंग पर बैन लगवा दिया था, यानी कि जो लोग जुआ खेलते हैं उस पर प्रतिबंध लगवा दिया था। उसके अलावा जो एनिमल स्लॉटर होता है, जो पशुओं की बलि दी जाती है, उस पर भी अपने राज्य में प्रतिबंध लगवा दिया था। एंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर नॉन वायलेंस, और अहिंसा का पालन हो उसके लिए कड़े नियम बनाए थे और लोगों को अहिंसा का पालन करने के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। हेमचंद्राचार्य जी हैज एनहांस्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरित। तो जैसे हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दौरान ग्रामर बुक सिद्ध हेम शब्दानुशासन का निर्माण किया था, उसी तरह कुमारपाल के शासनकाल के दौरान उन्होंने राजा के जीवन का वर्णन करते हुए, उनके शासनकाल का वर्णन करते हुए कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। अजयपाल बिकेम द रूलर ऑफ पाटन आफ्टर कुमारपाल। तो कुमारपाल के बाद अजयपाल सोलंकियों में शासक बनते हैं। आफ्टर रेन ऑफ अबाउट 4 years, हिज सन मूलराज सेकंड बिकेम द रूलर ऑफ गुजरात। पर कुमारपाल के बाद जब अजयपाल शासक बनते हैं, उनकी मृत्यु भी बहुत ही कम समय में हो जाती है। उस समय पर उनकी जो रानी हुआ करती थी नायिका देवी, उनके पुत्र थे मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय, उनको शासक बनाया जाता है। पर मूलराज सेकंड बहुत ही कम आयु के थे उस समय काल के दौरान, इसलिए रानी नायिका देवी ने जो राजकाज है, जो शासनकाल है, वो अपने हाथों में संभाला था। मूलराज सेकंड डिफीटेड शहाबुद्दीन घोरी एट अ यंग एज व्हेन ही इन्वेडेड गुजरात अराउंड 1178। तो जब राजा की कम समय में मृत्यु हो गई, इतना विशाल साम्राज्य है, यानी वहां पर शासन संभाल रही है, जो नए राजा बने हैं वो बहुत ही कम आयु के हैं। तो यह सब देखकर शिहाबुद्दीन घोरी ने उस समय पर इस साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन उनसे लड़ने के लिए नायिका देवी ने जो अपने साम्राज्य की आर्मी थी उसको लीड किया था, और यह युद्ध आबू के पास में लड़ा गया था। और उस हिली एरिया में अपनी आर्मी को सही तरह से गाइड कर कर नायिका देवी ने, जब मूलराज सेकंड बहुत ही कम आयु के हुआ करते थे, उस समय काल के दौरान आर्मी को लीड करते हुए नायिका देवी ने शहाबुद्दीन घोरी को पराजित कर दिया था। वह युद्ध शहाबुद्दीन घोरी नहीं जीत पाया था। और बहुत ही कम इंस्टेंसेस हमें हिस्ट्री में ऐसे देखने को मिलते हैं जब शहाबुद्दीन घोरी को हार का सामना करना पड़ा हो। तो इतिहास की जो वीर नारियां हैं उनमें से एक हुआ करती थी नायिका देवी, जो कि मूलराज सेकंड की राजमाता हुआ करती थी। नाडोल्स चाहमान रूलर कलहण एंड हिज ब्रदर कीर्तिपाल हेल्प हिम इन दिस फाइट। और जब यह युद्ध हुआ तो उस युद्ध में नाडोल के जो चौहान रूलर थे कलहण और उनके जो भाई थे कीर्तिपाल, इन्होंने भी सहायता की थी आबू के पास जो शिहाबुद्दीन घोरी के साथ युद्ध हुआ था उसमें। और इनकी संयुक्त सेना ने मिलाकर शिहाबुद्दीन घोरी को उस युद्ध में पराजित कर दिया था। वाघेला डायनास्टी, इस डायनास्टी में वीर धवल, विशल देव, अर्जुन देव, सारंग देव और कर्णदेव जैसे कई शासक हुए। एज द पावर ऑफ द सोलंकी रूलर्स वीकन, द वाघेला डायनास्टी केम टू पावर ऑन द थ्रोन ऑफ गुजरात। तो जैसे ही जो सोलंकी शासकों का शासन था वो कमजोर होता है और उनके जो अंतिम शासक थे त्रिभुवन पाल, उनके बाद वाघेला डायनास्टी का शासन गुजरात में एस्टेब्लिश हो जाता है। वाघेलास वर लॉयल नोबल्स ऑफ सोलंकी किंग्स। तो वाघेलास एक तरह से सोलंकियों के ही सामंत हुआ करते थे, वे उन्हीं के अंडर रूल किया करते थे। वर्तमान में जो अहमदाबाद के आसपास का ढोलका का रीजन है, वहां पर इनके जो पूर्वज थे लवण प्रसाद, वे वहां पर शासन किया करते थे। सोलंकी किंग्स गेव विलेज नेम्ड व्याघ्रपल्ली और वाघेल टू अर्णोराज इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड वाघेला आफ्टर द नेम ऑफ द विलेज। तो जब सोलंकियों का शासन हुआ करता था तो उस समय पर इनके जो पूर्वज थे अर्णोराज, अब अर्णोराज के नाम को जो चौहान डायनेस्टी में जो अर्णोराज हुआ करते थे उनके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वे अर्णोराज अलग है और यह अर्णोराज अलग है। सोलंकी राजाओं के द्वारा व्याघ्रपल्ली
या वाघेल नाम का जो गांव है वो अर्णोराज को उनकी जो सर्विसेज थी, उन्होंने जो भी सेवा की थी सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स की, उसके बदले में वो गिफ्ट में दिया था। तो जिसके बाद यह जो वाघेल गांव है उसी के नाम से इनके जो वंशज हुए वे वाघेला कहलाए। ओरिजिनली दे टू वर ऑफ चालुक्य क्लान। तो ओरिजिनली ये भी कहीं ना कहीं जो चालुक्य डायनेस्टी थी उनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि जो कुमारपाल की मदर थी, तो कुमारपाल की मदर की जो सिस्टर थी उनके साथ धवल नामक एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। धवल के पुत्र थे अर्णोराज, अर्णोराज के पुत्र थे लवण प्रसाद, और लवण प्रसाद के पुत्र थे वीरधवल। रूलर्स लाइक वीरधवल, विशल देव, अर्जुन देव, सारंग देव ऑफ वाघेला डायनेस्टी रूल्ड वेल इन गुजरात। तो काफी सारे इस वंश में शासक हुए, वीरधवल, विशल देव, अर्जुन देव और सारंग देव। ड्यूरिंग द रेन ऑफ वीरधवल, गुजरात हैड एफिशिएंट एंड स्किल्ड मिनिस्टर्स लाइक वस्तुपाल एंड तेजपाल। और जब वीरधवल शासक थे तो उनके शासनकाल में उनके दो मंत्री हुआ करते थे, वस्तुपाल और तेजपाल, जो कि दोनों भाई थे। वे दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही स्किल्ड और एफिशिएंट थे। बिकॉज ऑफ द प्रोफिशियंसी ऑफ दिस मिनिस्टर्स, गुजरात कुड फेस द बैटल अगेंस्ट द मुस्लिम। और वस्तुपाल और तेजपाल ने अपनी बुद्धिमत्ता से, जो काफी बार जो मुस्लिम्स आक्रमण होते थे, कई बार उन्होंने उन आक्रमणों को टाला था, कई बार आक्रमण हो गए तो उन्हें रोका था, और कई बार युद्ध में उन्हें पराजित भी किया था। यह सारी बात डिटेल में हम कवर करेंगे जब हम हर एक डायनेस्टी का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वस्तुपाल और तेजपाल काफी ही स्किल्ड, एफिशिएंट और बुद्धिमान मिनिस्टर्स हुआ करते थे वीर धवल के शासनकाल में। Delhi Sultanate was established in Gujarat at the time of Karnadev Waghela, the last ruler of Waghela dynasty around 1304। तो ईस्वी सन 1304 के अराउंड जब कर्णदेव वाघेला वाघेला डायनास्टी के शासक हुआ करते थे, गुजरात पे उनका शासन हुआ करता था, उस समय पर दिल्ली में जो खिलजी डायनास्टी थी उनका शासन था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों को हर दिशा में भेजा था जो प्रदेश हैं उनको जीतने के लिए। और जो दिल्ली सल्तनत का आक्रमण है वह गुजरात पे भी होता है, और कर्णदेव वाघेला उस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और बाय द टाइम यहाँ पर वाघेला डायनेस्टी के शासन का अंत हो जाता है। कर्णदेव वाघेला वाघेला डायनेस्टी के अंतिम शासक थे, और यहाँ पर गुजरात में जो राजपूत शासक थे उनके शासन का भी अंत हो गया था। और बाद में यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत का शासन है वो एस्टैब्लिश होता है, और बाद में जो गुजरात में सुल्तानों का शासन भी एस्टैब्लिश होगा। पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी में गोपाल, धर्मपाल और महिपाल जैसे इंपॉर्टेंट शासक हुए। तो गोपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। उस समय पर जो गौड़ वंश था उसका बंगाल में शासन हुआ करता था। गौड़ वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए शशांक। तो शशांक का युद्ध हो गया था हर्षवर्धन के साथ, और हर्षवर्धन ने शशांक को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। धीरे धीरे जो गौड़ शासक थे उनके शासन का अंत हुआ, और जो गौड़ थे उन्होंने एक समिति बनाई, और उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें से किसी एक शासक के तौर पर हमें चुनना है, किसी एक व्यक्ति को। और वहां पर लोगों के द्वारा गोपाल की पसंदगी की जाती है, गोपाल को चुना जाता है, और गोपाल वहां पर शासक बनते हैं। हालांकि जो गौड़ वंश की समिति थी उनके द्वारा इनको चुना गया, और गोपाल के बाद उनके जो वंशज थे उन्होंने अपनी ही एक डायनेस्टी बना ली जो कि थी पाल डायनेस्टी। और इस वंश में आप देखो तो ज्यादातर जो शासक हैं उनके नाम के साथ आपको पाल शब्द मिलेगा, जिसकी वजह से यह डायनेस्टी पाल डायनेस्टी कहलाई। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बने थे। धर्मपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। उन्होंने उस समय पर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय पर जो कि बौद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसी की तर्ज पे धर्मपाल ने अपने शासनकाल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। उनके बाद कई शासक बने। एक समय पर इनका जो साम्राज्य है वो बहुत ही डिक्लाइन हो गया था, उसको री एस्टेब्लिश किया था महिपाल ने अपने शासनकाल के दौरान, और उन्होंने साम्राज्य का फिर से बहुत ही ज्यादा विस्तार किया था। बंगाल वॉज रूल्ड बाय पाल डायनेस्टी इन द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी। तो बंगाल में इनका शासन हुआ करता था पाल डायनेस्टी का।
8th सेंचुरी के अराउंड। दिस डायनेस्टी वॉज कॉल्ड पाल वंश ऑफ बंगाल सिंस द वर्ड पाला केम आफ्टर द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड हिज डिसेंडेंट्स। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अ किंग नेम्ड गोपाल। तो जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, और जो शासक थे उनके नाम के साथ क्योंकि पाल शब्द जुड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से यह डायनेस्टी पाल डायनेस्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई और गोपाल को पाल डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप यहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, जो कि धर्मपाल के रेन के यानी कि धर्मपाल के शासन काल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। सेन डायनेस्टी। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी was founded in 1095 AD. Vijay Sen was the first eminent king in this dynasty. His son बल्लाल सेन composed दान सागर एंड अद्भुत सागर टेक्स्ट। तो बंगाल में जब पाल डायनेस्टी के शासन का अंत हो जाता है, तो वहां पर सेन डायनेस्टी उभर कर आती है अराउंड 1095। इस डायनेस्टी के संस्थापक थे सामंत सेन और इस वंश में विजय सेन बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। उन्होंने इनके साम्राज्य का काफी विस्तार किया और विजय सेन के बाद उनके पुत्र जो बल्लाल सेन शासक बनते हैं, शासक होने के साथ वे भी ज्ञान में अपनी रुचि रखते थे, तो उन्होंने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 ग्रंथों की रचना भी की है। आफ्टर कॉन्करिंग गुजरात फ्रॉम कर्णदेव वाघेला, सुल्तान ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड नाजिम सुबास। These governors carried out the administration of the state. तो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जब कर्णदेव वाघेला को पराजित करके गुजरात जीत लिया, उसके बाद वे खुद तो यहाँ पर रहकर शासन नहीं करेंगे, फिर दिल्ली की गद्दी थी तो वे लोग जाहिर सी बात है वहां पर शासन करेंगे। तो उन्होंने गुजरात में नाजिम यानी कि जो सुबास थे उनको अपॉइंट किया। तो राजा के द्वारा एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे ये जो नाजिम थे, जो सुबास थे, वे गुजरात में पूरा जो गवर्नेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वे चलाया करते थे राजा के प्रतिनिधि के तौर पे। इन 1407 जफर खान चेंज्ड हिज नेम टू मुजफ्फर शाह एंड बिकेम द सुल्तान। तो अराउंड 1407 जो जफर खान थे उन्होंने अपना नाम बदला मुजफ्फर शाह के नाम से और उन्होंने गुजरात में जो सुल्तानों का शासन था उसकी शुरुआत की थी। There were 14 sultans in this dynasty, including sultans like अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह। आपको बता दें कि यह जो गुजरात में सुल्तानों का शासन है, यह स्वतंत्र हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत का जो पहले एक समय पर शासन एस्टेब्लिश हुआ था, वो इनसे अलग है और इसी वंश में आगे 14 सुल्तान हुए और उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम है जैसे कि अहमद शाह। तो जैसे कि कर्णदेव सोलंकी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्णदेव सोलंकी ने अपने शासनकाल के दौरान जो आशा भील, जो कि भील ट्राइब के शासक हुआ करते थे, उनके अधिकार में आशावल या आशापल्ली नामक नगर हुआ करता था। तो उस आशावल या आशापल्ली नगर को कर्णदेव सोलंकी ने आशा भील को हराकर आशावल को अपने अधिकार में कर लिया और उसका नाम रख दिया कर्णावती, जो कि उन्होंने अपने नाम से रखा था कर्णावती नगर। और बाद में जब अहमद शाह आता है तो उन्होंने इसी कर्णावती के शासकों को हराकर वहां पर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और जो कर्णावती नाम था उसको बदलकर उसका नाम कर दिया अहमदाबाद। तो जो वर्तमान में हम अहमदाबाद सिटी देखते हैं, तो इसके इतिहास में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। जिस तरह से कर्णावती नाम मिलता है उसी तरह से आपको आशावल या आशापल्ली नाम भी देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले उसका नाम हुआ करता था। तो अहमद शाह भी इन्हीं 14 सुल्तान में से एक थे। उसी तरह और सुल्तान हुए जैसे कि मोहम्मद बेगड़ा और बहादुर शाह। द सल्तनत पीरियड केम टू एन एंड इन द 16th सेंचुरी विथ द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन गुजरात। जैसे ही दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत होता है और वहां पर मुगल रूल शुरू होता है, तो बाद में मुगलों ने पूरे देश में अपना शासन फैलाया, अपना साम्राज्य विस्तार किया और उन्होंने गुजरात पे भी अपना विजय प्राप्त करके यहाँ पर गुजरात में भी मुगल रूल जो है वो बाद में एस्टेब्लिश कर लिया था। तो पहले राजपूतों का शासन रहा,
बाद में दिल्ली सल्तनत का शासन आएगा और बाद में मुगल रूल होगा यहाँ।